तो दोस्तों हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और हमने देखा था किस प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। दो प्रोसेसेस हमने देखे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन का। तो दोस्तों फ्यूजन यानी कि ज्वाइन करना, तो दो न्यूक्लियस को हम ज्वाइन करते थे। जब उनको एक दूसरे के साथ फ्यूज करते थे तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकलती थी, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते थे। और ऐसे ही दूसरा प्रोसेस था न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन में क्या रहता था दोस्तों, एक न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होता था, वो स्प्लिट होता था। तो न्यूक्लियर को स्प्लिट करके, न्यूक्लियस को स्प्लिट करके हम जो है वो एनर्जी जो है ऑब्टेन करते थे। इस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते थे। दोस्तों ये हमने हमारे पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करा था। अभी हम बात करेंगे कि ये जो एनर्जी हमारी यहां से निकलती है, इस एनर्जी का हम उपयोग जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने बात करी थी यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिजन हो, इसके साथ में निकलती थी बहुत सारी एनर्जी। इस एनर्जी का हम उपयोग किस प्रकार से करते थे, इस एनर्जी से हम बिजली बना सकते थे। और साथ ही इस एनर्जी से, अगर ये एनर्जी हमारे कंट्रोल से, हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती, तो ये एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ल जो है वो ले लेती। तो इस एनर्जी से कैसे बिजली बनती है वो अभी हम देखेंगे। दोस्तों इससे कैसे बिजली बनती है उसको समझने के लिए हमको जो है वो पूरे प्रोसेस को समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल में होती कैसे है, बिजली जो है वो बनती कैसे है। तो दोस्तों बिजली बनने के लिए अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। कहां से बनती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या क्या चीजें जो है वो रहती है जिससे बिजली बनती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी जिसे कहते हैं, विंड एनर्जी, तो दोस्तों हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये कुछ तरीके हैं। ऐसे तो सोलर एनर्जी भी है, लेकिन सोलर एनर्जी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वेरेज इन सभी एनर्जीज का, यहाँ इन सभी प्रोसेसेस से बिजली जो है उसको प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाइड्रो एनर्जी में बिजली का उत्पादन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाटर का, पानी का। विंड एनर्जी में हम इस्तेमाल करते हैं विंड या एयर का, हवा का इस्तेमाल करके भैया हम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल एनर्जी में हम इस्तेमाल करते थे किसका? कोल का, कोयले का। तो कोयला जो है उसको जला करके थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी। इन तीनों से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी किससे बनती थी? ये हाइड्रो एनर्जी बनती थी भैया पानी से, वाटर से। कैसे बनती थी दोस्तों? जब हमने एनर्जी प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करी तो दोस्तों एक डिवाइस इस्तेमाल होता था, जिस डिवाइस का नाम था डायनेमो। ठीक है जी। दोस्तों फिजिक्स का कंसेप्ट है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है जो कि रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता था। यानी कि इस डायनेमो के अंदर इस तरीके से राउंड एंड राउंड मूवमेंट जो है वो होती थी। इस राउंड एंड राउंड मूवमेंट से, फिजिक्स के अंदर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस जो है वो पढ़ा होगा, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो आपने पढ़ा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, इस कारण से बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो डायनेमो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि अगर उस डायनेमो को घुमाया जाए तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती थी और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बनती थी। यानी कि लेमैन लैंग्वेज में भैया ये डायनेमो अगर घूम गया, इस डायनेमो को अगर हमने घुमा दिया तो ये यहां से इसके दूसरे एंड से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ये बेसिक सा एक इक्विपमेंट है डायनेमो जिसे कहते हैं। तो डायनेमो का क्या काम है भैया? अगर डायनेमो को आप हाथ से पकड़ के घुमाते रहेंगे तो दूसरे एंड पर आप उससे कोई बल्ब, कोई पंखा जो है वो चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके घुमाने से उसके अंदर से विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बिजली का उत्पादन अगर करना है तो हमें डायनेमो को घुमाना था। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो है ये हमें तीनों टाइप की एनर्जीज को समझने में अभी हेल्प करेगी। तो भैया डायनेमो अगर घूम जाएगा तो बिजली बन जाएगी, अभी के लिए इतना याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन क्या था भैया, डायनेमो को कैसे घुमाए? पहला तरीका तो यह था कि किसी व्यक्ति को बिठा देते हैं, हाँ चचा यहां बैठ जाओ, डायनेमो को पकड़ के घुमाते रहना। अब आप भी जानते हैं भैया ऐसा पॉसिबल नहीं था कि चचा को बिठा दिया, चचा जो है वो डायनेमो घुमाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता था। तो हमको डायनेमो को घुमाने के लिए, हमको ये रोटेशनल मोशन जो है प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो किसी की लेनी थी। तो ये जो हेल्प हमने लेनी थी वो किस चीज की थी वो हम देखेंगे। तो दोस्तों हमें डायनेमो की मूवमेंट के लिए जो हेल्प थी
वो हमने अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से लेना जो है वो शुरू करी। कैसे हमने अलग अलग सोर्सेज से डायनेमो से जो है वो डायनेमो को घुमाने के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल किया, आइए वो हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे। उसके लिए हमको बेसिक समझना था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको एक उपकरण जो है वो बताया था जिसका नाम था डायनेमो। तो डायनेमो का क्या काम था, डायनेमो के अंदर जो रोटेशनल मूवमेंट है, डायनेमो अगर घूमता है तो दूसरे एंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी कि हमारा जो अभी एम था वो उस डायनेमो के मूवमेंट को, डायनेमो के रोटेशनल मूवमेंट जो है उसको करना था। भैया एक ऑप्शन हमारे पास था कि किसी व्यक्ति को बिठा दीजिए, वो पकड़ के उस डायनेमो को घुमाते रहेंगे, बट प्रैक्टिकली वो वाइबल नहीं था। आप यू कैन नॉट ask somebody to sit there for 24/7 and then start rotating it। किसी को नहीं कहा जा सकता था कि भैया यहां बैठो डायनेमो को घुमाओ। इसलिए वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम अदर अल्टरनेटिव्स जिससे हम डायनेमो जो है घुमा सकते थे। सबसे पहला अल्टरनेटिव हमको मिला पानी के रूप में। दोस्तों पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, पानी से बनने वाली बिजली किस प्रकार से बनती है। दोस्तों पानी के बहाव को, मान लीजिए ये एक नदी आ रही है, इस नदी के आगे इस तरह से एक एरिया बना करके, एक रेजरवायर बना करके यहां पर एक डैम जैसी, जिसको डैम कहा जाता है, वो दीवार जो है वो बना दी जाती है। यानी कि यहां से नदी जो है वो आ रही थी, इस नदी के पानी को यहां पर, जिसे रेजरवायर कहते हैं, एक लेक जैसा एरिया जो है वो बना करके इस पानी को कलेक्ट किया जाता है और आगे इस पानी को डैम, जिसकी डैम क्या होता है, अल्टीमेटली एक वॉल है, एक दीवार है, तो पानी के आगे डैम जैसी दीवार जो है वो बना दी जाती है ताकि पानी का फ्लो जो है वो कंट्रोल हो जाए। तो हमने पानी के फ्लो को यहां पर कंट्रोल कर दिया। व्हाट्स नेक्स्ट दोस्तों, हमने इस डैम के अंदर से एक पतली सी छोटी सी पाइप जो है वो निकाली। इस पाइप के अंदर से दोस्तों ये देखो, यहां पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये रिजर्वायर जो है, ये पानी से भरा हुआ है। पूरे के पूरे पानी के फ्लो को हमने रोक के रखा है। यहां से हमने एक छोटी सी पाइप जो है वो निकाली। इस पाइप से जब पानी निकलेगा, ये जो पानी यहां रुका था, इसको यहां से निकलने के लिए एकदम से एक आउटफ्लो का सोर्स मिल जाएगा। यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ये पानी जो है वो निकलेगा। हमने क्या किया भैया, हमने इस पानी के आउटलेट, जहां पर ये पानी इस पाइप से बाहर निकल रहा था, वहां ऐसा एक पंखे जैसा उपकरण जो है लगा दिया। इसे हमने नाम दिया क्या, टरबाइन। सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम के अंदर टरबाइन लगी रहती है। भैया क्या होगा, यहां से प्रेशर से पानी जो है वो आकर के इस टरबाइन पे गिरेगा, जिससे ये टरबाइन जो है ये रोटेट करना शुरू हो जाएगी। ये टरबाइन जो है ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये पानी इस टरबाइन पे गिरेगा, ये टरबाइन जो है, ये पंखे जैसी चीज जो है ये घूमना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा भैया, भैया ये पंखे जैसी घूमने वाली चीज जो है, इसको हमने फर्दर कनेक्ट किया है उसी मशीन से जिसका हमने नाम क्या बताया था, डायनेमो। तो भैया डायनेमो जो है, अब जैसे ही ये पंखा रोटेट करेगा, उसी डायरेक्शन में, उसी रोटेशनल मोशन में हमारा डायनेमो जो है वो घूमना शुरू हो गया। यानी कि जो हम करना चाहते थे भैया, हम इस डायनेमो को घुमाना चाहते थे, हमने इस डायनेमो को घुमा लिया। यानी कि पानी हमने रोका, पानी को एक पाइप के जरिए प्रेशर से इस टरबाइन पे डाला, टरबाइन के घूमने से डायनेमो जो है वो घूमना शुरू हो गया। इस डायनेमो के घूमने से बनेगी क्या, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ वाटर हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, पानी के द्वारा बिजली कैसे बनती है। आई होप हमें समझ में आया होगा। दोबारा से देख लेते हैं। पानी के फ्लो को हमने एक जगह कंटेन किया, वहां से एक पतले से आउटलेट से हमने पानी जो है निकाला, जिस वजह से वो बहुत ही प्रेशर से गिरा। उस आउटलेट के आगे हमने टरबाइन, जो कि एक पंखे जैसा दिखता है, वैसा सा एक इक्विपमेंट जो है वो लगा दिया। इस पानी के फ्लो से ये टरबाइन जो है वो घूमता है और टरबाइन से घूमता है ये डायनेमो, जिसके घूमने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो डायनेमो के अंदर जो है वो पैदा होता है, जिससे बिजली जो है वो बनकर के निकलती है। ये है हमारा हाइड्रो एनर्जी या पानी से बिजली बनाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। दोस्तों विंड एनर्जी में क्या होता है, विंड एनर्जी में भी सेम ही प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाता है। वहां पर भी अल्टीमेट एम हमारा क्या था भैया, अल्टीमेट एम हमारा जो था विंड एनर्जी के अंदर भी, वो भी भैया डायनेमो को घुमाना था। कैसे घुमाएंगे डायनेमो को, विंड एनर्जी कैसे बनती है भैया, बड़ी बड़ी पवन चक्की जिसे कहते हैं, विंड मिल जिसे कहते हैं, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा हवा जो है वो चलती है, ऐसे इलाकों में ऐसे बड़े बड़े से पंखे जो हैं वो लगे होते हैं।
इस तरह से बड़े बड़े पंखे जो हैं वो लगे रहते हैं। ये पंखे क्या करते हैं भैया, ये पंखे जो हैं ये हवा के साथ में घूमते हैं। जैसे जैसे हवा चलेगी ये पंखे जो हैं ये घूमते रहेंगे। इनके घूमने से क्या होगा भैया, इनकी रोटेशन को हमने फर्दर कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, अगेन वो ही उपकरण जिसका नाम डायनेमो है। यानी कि इस पंखे के घूमने से ये डायनेमो घूमेगा, इस डायनेमो से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगेन भैया जी इलेक्ट्रिसिटी हमने बना ली थी यूजिंग विंड एनर्जी। पानी से बिजली कैसे बनती है, हवा से बिजली कैसे बनती है, वो अगर हमें समझ आ गया था। अब हम देखते हैं थर्मल, कोयले से एनर्जी कैसे बनती है। क्योंकि दोस्तों जैसे कोयले से एनर्जी बनती है वैसे ही प्रोसेस को हम जो है वो कॉपी करके न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली जो है उसका उत्पादन करेंगे। कैसे बनती है कोयले से एनर्जी, दोस्तों कोयले से हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए ये हम लिख लेते हैं इसको थर्मल एनर्जी। थर्मल प्लांट जो है वहां पर थर्मल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है जिससे बिजली जो है वो बनती है। तो थर्मल, थर्मल जो शब्द है उसका संबंध हीट से है, यानी गर्मी से हम बिजली जो है उसका उत्पादन कर सकते थे। कैसे दोस्तों, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये पूरा का पूरा सीज्ड कंटेनर, पूरी तरह से बंद कंटेनर था, इसके अंदर मौजूद था पानी। ठीक है जी, हमने क्या किया, इस पानी के नीचे जलाना शुरू कर दिया किसको, एक फॉसिल फ्यूल जिसे हम कहते हैं क्या, कोल। तो हमने कोयला जो है वो यहां पर बर्न कर दिया। इस पानी के नीचे हमने जब कोयला जो है वो जलाना शुरू कर दिया, इस कोयले से क्या होगा भैया, इस कोयले के जलने से ये पानी जो है ये गर्म होना शुरू होगा और भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। इस कोयले के जलने से पानी जो है वो स्टीम बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो बंद है पूरे तरीके से, इससे स्टीम जो है वो बाहर नहीं जा सकती। तो भैया क्या करना था, हमने क्या किया, अगेन वही प्रोसेस, इसके अंदर हमने छोटा सा एक गैप जो है वो पैदा किया। तो भैया हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर छोटा सा एक गैप बनाया और वहां से एक पतली सी पाइप के जरिए हमने क्या किया, इस स्टीम को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस पानी के इवेपोरेट होने से जो भाप बन रही थी अब वो इस पतली सी पाइप के जरिए बाहर आ रही थी। दोस्तों सेम प्रोसेस, इस पाइप के आउटलेट पे हमने लगा दिया टरबाइन जैसा पंखा। पहले यहां से पानी गिर रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, पानी की मदद से जब हम बिजली बना रहे थे, अब यहां पर स्टीम निकल रही है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर से जब स्टीम जो है वो आकर के इस टरबाइन पर, इस पंखे पर पड़ेगी, ये पंखा जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा और इस पंखे से अगेन हम डायनेमो को जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे भैया, इस पंखे से हम डायनेमो को जोड़ करके फिर से क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों हमको तीन तरीके पता चल गए थे बिजली बनाने के। पानी से समझ आ गया था, हवा की विंड एनर्जी से जो है वो हमको मालूम पड़ गया था किस तरीके से हम बिजली बना सकते हैं। कोयले की मदद से थर्मल एनर्जी जिसको कहते हैं, कोयले को जला करके, फॉसिल फ्यूल को जला करके हम जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे। अब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी की। दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा भैया, यहां पर हम कोयला जलाने की बजाय यहां पर हम उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। जो हीट एनर्जी हमारी कहां से निकली थी भैया, जो हीट एनर्जी हमारी निकली थी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से। तो न्यूक्लियर फिजन जिसकी हमने पहले बात करी, फिजन और फ्यूजन मैंने आपको दोनों समझाए। फिजन होता है स्प्लिट हो जाना, फ्यूजन होता है ज्वाइन कर जाना। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से जो एनर्जी निकल रही थी उस एनर्जी से हम इस पानी को हीट कर रहे थे। अब हम कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्यों भैया, कोयले के इस्तेमाल से एग्जॉस्ट, फॉसिल फ्यूल जो है जब बर्न करता है उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस जो है वो निकलती है जो कि हमारे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाती है। तो भैया यहां पर अब हम कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो निकल रही थी। उस हीट एनर्जी से हम इस पानी को गर्म कर रहे थे। इस पानी को गर्म करके इस पानी से बनने वाली भाप जो है, उस भाप का इस्तेमाल करके हम इस टरबाइन को घुमा रहे थे और इस टरबाइन के घूमने के साथ ही बन रही थी क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ये है भैया पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूक्लियर एनर्जी का या परमाणु ऊर्जा से बिजली को बनाने का। तो हमने पहले देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, उसके लिए हमने बेसिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आइसोटॉप डिस्कस करा। फिर हमने देखा कि इस न्यूक्लियस से किस प्रकार से एनर्जी जो है वो बन सकती है। तो हमने देखा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दो प्रोसेस हैं जिनकी मदद से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है वो बना सकते हैं।
इस न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के प्रोसेस के साथ ही हमने देखा कि वहां पर जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम स्टीम जनरेट कर सकते थे और इस स्टीम से हम टरबाइन को घुमा करके, डायनेमो को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते थे। आई होप हमको यहां तक कैसे एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है भैया, क्यों बनानी थी हमको न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली। बड़ा अच्छे से कोयले से बन रही थी भैया, पानी से बन रही थी, हवा की ऊर्जा से बन रही थी, तो क्यों हमको न्यूक्लियर एनर्जी की ओर जाने की हमारी इच्छा हुई। आई होप हमको यहां तक चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। दोस्तों क्योंकि हमें समझ आ चुका था कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम बिजली किस प्रकार से बना सकते हैं, अब हम देखने वाले थे कि भैया उस बिजली का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, हम उस न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग क्यों कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, या फिर एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के। तो दोस्तों एडवांटेजेस की जब बात आती है, इट इज अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, यानी कि किसी प्रकार का प्रदूषण, किसी प्रकार का धुआं जो है वो नहीं निकल रहा था। अनलाइक जैसे कि धुआं कहां निकलता था, हमने देखा था कि जब हम कोल को एज अ फॉसिल फ्यूल बर्न करते थे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और बहुत ज्यादा स्मोक जो है वो जनरेट होता था, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता था। मगर यहां पर इस प्रकार से कोई भी एग्जॉस्ट, कोई भी स्मोक जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो रहा था, जिस वजह से ये क्लीन एनर्जी का सोर्स था। किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस जो है ये एमिट नहीं करता था, यानी कि कोई भी ऐसा गैस जो है वो नहीं एमिट करता था जिससे कि हमारे ग्रीन हाउस जो इंपैक्ट है उसको किसी तरीके से उस पर कोई प्रभाव पड़े, या ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे पर्यावरण में जो है उनका रिसाव हो जाए। इट कैन बी बिल्ट इन अर्बन और रूरल एरियाज। भैया देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहीं बन सकती थी जहां पर पानी हो, जहां पर नदियां वगैरह रहती हो। विंड एनर्जी वहीं बन सकती थी जिन इलाकों में बहुत ज्यादा हवा चलती हो। थर्मल एनर्जी वहीं बन सकती थी जहां आसपास कोल का रिजर्वायर जो है, कोल जो है वो नेचुरल रिसोर्स के रूप में मौजूद हो। वेयर एज यानी कि थर्मल एनर्जी के लिए हमको पास में कोयला चाहिए था, हाइड्रो एनर्जी के लिए हमको पास में पानी चाहिए था, और विंड एनर्जी के लिए हमको ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहां पर हवा चलती हो। वेयर एज न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऐसी एनर्जी है भैया, कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि पास में पानी चाहिए, हवा चाहिए, या पास में जो है वो कोयले का खदान होना चाहिए। भैया कहीं भी जहां पर हम चाहे वहां पर हम न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए भैया हमको एक सेटअप चाहिए, जिस सेटअप को हम कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वहां पर हमको रॉ मटेरियल के रूप में कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे कि यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, तो यूरेनियम को जो है हम कहीं पर भी जाकर के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं उससे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए एक सेटअप जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर ऊर्जा से या परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए हम उपयोग करते थे एक प्रॉपर सेट ऑफ इक्विपमेंट्स का, जिसे हम कहते थे न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरा का वो पूरा वही प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया था। यहां कहीं पर रहता है फ्यूल एलिमेंट, यानी कि यहां पर यूरेनियम जो है वो मौजूद रहेगा। इस यूरेनियम से निकलने वाली एनर्जी जो है उसको हीट एनर्जी में बदल करके, ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा पानी जो है इसके अंदर मौजूद है। इस हीट एनर्जी से हम इस पानी को जो है वो गर्म करते थे, और इस पानी से बनती थी क्या? स्टीम। इस पानी को गर्म करके यहां से स्टीम जो है वो बनती थी। इस स्टीम का हमने एक आउटलेट दे रखा था, इस स्टीम के आउटलेट पर हमने लगा रखी थी टरबाइन। जैसे ही ये स्टीम जो है इस टरबाइन पर गिरती थी, ये टरबाइन घूमना शुरू कर देती थी, और इससे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी बन करके तैयार हो जाती थी। ऐसे काम करता था एक न्यूक्लियर रिएक्टर। बेसिक क्या था भैया? बेसिक वही था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल करके उस हीट एनर्जी से पानी गर्म करने वाले थे, और उसी पानी से निकलने वाली भाप का उपयोग करके हम जो है वो टरबाइन को गोल गोल घुमाने वाले थे, टरबाइन को मूव करने वाले थे, जिससे बनती थी क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये है वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। भैया इसके अंदर क्या रहता है? ये सबसे पहले रहती है कंक्रीट वॉल्स। भैया ये जो है ये कंक्रीट कंटेनमेंट एंड शील्ड, सो दैट अगर कभी एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो लीक कर जाए तो वो एनवायरमेंट या लोगों तक ना पहुंचे। ये कंक्रीट वॉल्स जो है उसको अंदर ही कंटेन कर ले। पानी का इसके अंदर इस्तेमाल होता है। फ्यूल एलिमेंट्स में कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे हमने न्यूक्लियर फिजन के अंदर एग्जांपल देखा था यूरेनियम 235 का, तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है वो न्यूक्लियर फिजन करके न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते थे। दोस्तों अब ये चीज हमको समझ में आ गई थी कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है,
कैसे ये बनती है, कैसे हम इससे बिजली बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हिस्टोरिकल टाइमलाइन। भैया हिंदुस्तान के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कब बनी और कब इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बन करके दुनिया के सामने उभरा था। तो दोस्तों इस बात के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट साल 1947 हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल जो है ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया जो है वो आजाद हो चुका था। तो कोई भी गतिविधि, हमने जब साइंटिफिक पॉलिसीज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि देश के आजाद होने के बाद ही हमने हमारी पॉलिसीज जो है उनकी शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि भैया हम जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत जो है जो इस देश को पूरी तरह से लूट करके जा रही थी या पूरी तरह से इस देश को लूट रही थी, वो तो कभी नहीं सोचेंगे ना कि ये देश जो है वो प्रॉस्पर करे, तरक्की करे। इसलिए जब हम आजाद हुए हमने अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी तरक्की के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए सोचना शुरू किया। तो हमने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पॉलिसीज जो है वो लेकर के आए, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने लगे और साथ ही हमें लगा कि भैया नहीं, देश के अंदर परमाणु ऊर्जा जो है वो होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर जो है ये देश होना चाहिए। 1947 में हम लोग आजाद हुए और 1948 में हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो बना दिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन हमने कब बनाया? 1948 में। यानी कि परमाणु ऊर्जा के लिए एक संगठन, एक इकाई एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नाम से हमने जो है वो बना दी। कब? 1948 में। तो भैया क्या हुआ, 47 में हम आजाद हुए, 48 में हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया। और ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये कार्य कर रहा था, क्या कार्य कर रहा था भैया? ये देश को एक परमाणु ऊर्जा बनाने के दौर में जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे, निरंतर प्रयास किए जा रहे थे कि हिंदुस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में आगे बढ़े। इन द मीन टाइम क्या हुआ दोस्तों, ये इसका पर काम चल ही रहा था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया, इंडो चाइना वॉर हो गई। दोस्तों इंडो चाइना वॉर के बारे में आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप शायद इसके बारे में पढ़ सकते हैं। या फिर इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात आती है वहां पर इंडो चाइना बॉर्डर की डिस्कशन जब होती है वहां पे आप इंडो चाइना वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जो कि यहां पर रेलेवेंट है। भैया क्या हुआ इंडो चाइना वॉर में? ड्यू टू सर्टेन रीजंस इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो थे वो इतने बेहतर नहीं चल रहे थे और एक अनप्रोवोक्ड और अननोइंग अटैक जो है वो चाइना ने इंडिया के ऊपर कर दिया था। कोई भी जानकारी हिंदुस्तान को नहीं थी कि इस प्रकार का अटैक जो है वो चाइना करने वाला है। तो बहुत ही भारी मात्रा में सोल्जर्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन लेकर के चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था 1962 में, इंडो चाइना वॉर के समय। दोस्तों 48 में हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था, जब हम सोच रहे थे कि भैया हमें परमाणु शक्ति बनना है दुनिया की। इन द मीन टाइम कुछ ही सालों बाद 1962 का वॉर हो गया जहां पर चाइना ने अनप्रोवोक्ड अटैक हमारे पे किया था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में यह था कि भैया कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए कि कोई भी अगर हम पे अटैक करता है तो वो 10 बार सोचे। एग्जाम्पल के तौर पर भैया एक व्यक्ति जो है वो सड़क पे जा रहा था तो आसपास के लोग उसको परेशान कर रहे थे, कोई उसको पत्थर मार रहा है, कोई उसके बाल वाल पकड़ रहा है, कोई उसको धक्के दे रहा है। तो एक व्यक्ति जब भी एक गली से गुजरता था वो देखता था कि कुछ 3-4 लोग उसको परेशान करते थे। एक दिन वो उस गली से गुजरता हुआ हाथ में तलवार लेके जा रहा था। जिस दिन वो तलवार लेकर के जा रहा था आसपास वही लोग जो रोज उसको परेशान करते थे, धक्के देते थे, उसके बाल खींचते थे, आज कोई उसके पास नहीं आ रहा था। क्यों? सबको एक डर था कि इसके पास तलवार है, कहीं ये तलवार से हम पर हमला ना कर दे। ऐसा ही कुछ हम चाहते थे कि भैया न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास अगर होगा तो ऐसी कोई भी बाहरी ताकत जो अगर हम पे हमला करेगी उसके दिमाग में ये डर जरूर रहेगा कि भैया इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री ये है, तो अगर इन पे अटैक किया तो हम पे रिटेलिएशन हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी का। यानी कि 1962 के वॉर के बाद हमारा जो ये इंटेंशन था न्यूक्लियर पावर बनने का वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। इतना मीन टाइम क्या हुआ भैया 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ। 1964 में चाइना ने खुद एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कर लिया था। यानी कि 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद 2 साल बाद चाइना ने अपना खुद का न्यूक्लियर टेस्ट किया और चाइना जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बन गया। कब? 1964 में। 1964 में चाइना जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गया। अब भैया अब क्या किया जाए? यानी कि जिन देशों को डराने के लिए हम न्यूक्लियर पावर बनना चाहते थे उनमें से एक देश चाइना ने पहले ही अपनी न्यूक्लियर पावर जो है वो बढ़ा ली थी और न्यूक्लियर टेस्ट करके वो दुनिया में एक परमाणु शक्ति जो है वो बन गया था। ये हुआ भैया 1964 में। ये हुआ 1965 में हमारा फिर से युद्ध हो गया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ में। 1965 में हमारा युद्ध जो हो गया किसके साथ हो गया? पाकिस्तान के साथ में। यानी कि पहले 62 का वॉर हुआ चाइना के साथ, 65 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। सेम सिचुएशन, सेम इंटेंशन कि भैया ऐसे पहले चाइना ने अटैक किया, आज पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कुछ हमारे पास ऐसी पावर रहनी चाहिए, कोई भी हम पे अगर अटैक करे तो कम से कम 10 बार सोचे अटैक करने से पहले। तो भैया जी हमने वही किया। 1965 की वॉर हुई। उसके बाद जैसे ही 1968 आया दोस्तों क्या हुआ?
1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसके साथ ही क्या हुआ, 1968 में एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो बनाई गई थी। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जो है वो बात करते हैं। तो दोस्तों नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थी, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं। तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, अपने न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बना दी थी। इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में कुछ मेंबर नेशंस थे जो कहते थे भैया कि हमारे पास तो न्यूक्लियर एनर्जी है, लेकिन अब और किसी के पास भी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि दूसरे देशों पर रोक लगाने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो बनाई गई थी। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो भैया जैसे ही चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 1964 में, अब दुनिया में 5 देश ऐसे हो चुके थे जिनके पास अपनी न्यूक्लियर पावर थी, जो कि परमाणु ऊर्जा रखते थे। वो 5 देश कौन से थे? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। दुनिया के ये 5 ऐसे मुल्क बन चुके थे जिनके पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब था। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, दीज वर द 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड अ न्यूक्लियर वेपन नाउ। कब? 1964 में जैसे ही चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो भैया दीज 5 नेशंस, इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भैया ऐसा है, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है और तेरे पास भी है। हम 5 लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब हम ऐसा करते हैं, दुनिया को मना कर देते हैं, भैया तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो नहीं होना चाहिए। कैसे? इन्होंने 1968 में ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई। इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंतर्गत ये 5 देश जो है वो दुनिया के सभी देशों के पास जाकर के कहने लगे कि भैया ऐसा है, जो परमाणु हथियार है वो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस के लिए खतरा है। वो कहते हैं कि भैया परमाणु हथियार से पूरी की पूरी जो मानव जाति है उसके लिए बड़ा खतरा है। तो ऐसा करना है, इस परमाणु हथियार को कंप्लीटली बैन कर देना है। किसने बोला? इन 5 कंट्रीज ने, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना ने क्या कहा कि भैया जी ऐसा है, परमाणु ऊर्जा से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, सॉरी पूरे के पूरे दुनिया को जो है, पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो है वो खतरा है, क्योंकि परमाणु हथियार जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई भी देश अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। दोस्तों ये इनको मानव कल्याण की और ह्यूमन रेस के लिए खतरे की याद कब आई? जब इन 5 के पास में अपना अपना न्यूक्लियर वेपन आ चुका था। यानी कि क्लियर कट इंटेंशन क्या था भैया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन रहे और किसी के पास ना रहे। तो डोमिनेंस जो है वो अपनी बरकरार रखने के लिए इन 5 के 5 देशों ने क्या बनाया? इन 5 के 5 देशों ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बना दी और पूरी दुनिया से कहने लगे कि भैया तुम न्यूक्लियर वेपन मत बनाना, इससे खतरा है। ठीक है जी। इंडिया को भी इन्होंने बोला, लेकिन इंडिया ने कहा भैया ऐसा है, ये नसीहत तुम लोग दे रहे हो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद। जब तुम बना रहे थे, क्या उस समय तुम्हें ये खतरा समझ नहीं आ रहा था? उस समय तुम्हें ये नहीं लग रहा था कि भैया इससे ह्यूमन रेस या ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरा हो सकता है? अब क्योंकि तुमने अपना वेपन बना लिया, अब तुमको बहुत ही मानव कल्याण की बातें जो है वो याद आ रही हैं, तो हमने इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को नहीं माना। हम अपना कार्य जो है वो करते रहे। 1974 में, 1974 में हमने सबसे पहली बार कोशिश करी, पोखरान-1 राजस्थान की पोखरान रेंज में हमने परमाणु परीक्षण करने की, न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करी थी। इसको कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम जो है वो दिया गया था इस पोखरान-1 टेस्ट को, जो कि सबसे पहली कोशिश थी, पहला प्रयास था हिंदुस्तान का न्यूक्लियर एनर्जी बनने का। क्या होता है दोस्तों न्यूक्लियर टेस्ट में? जो मैंने आपको बताया था भैया, हम न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन करने वाले थे और हम देखने वाले थे कि क्या हम न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन करके उससे निकलने वाली एनर्जी को कंट्रोल जो है वो कर पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों ये हमने किया था न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में।
यही न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन हम करने वाले थे अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट में, स्माइलिंग बुद्धा पोखरान 1, कब 1974 में। दोस्तों कुछ रीजंस के कारण 1974 का परीक्षण जो है वो सफल नहीं हो पाया था, यानी कि हमने कोशिश करी थी लेकिन हम नहीं कर पाए थे। कब हुआ था ये? 1974 में पहला पोखरान टेस्ट, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का कोड नेम दिया गया था, वो हमारा सफल नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों दुनिया को पता चल गया क्या कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो भैया यही 5 नेशंस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाले, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इनको लगा कि नहीं यार इंडिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, इसको रोकना होगा। पहले उन्होंने यहां कोशिश करी, हमने नहीं माना, उन्होंने हमारे ऊपर रोक लगाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो लगा दी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हमने लगा दी, हमारे ऊपर लगा दी गई, बोला कि नहीं आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। हमने फिर भी वही रिप्लाई दिया, हाँ हाँ ठीक है सर नहीं करेंगे, बोल दिया यार कोई बात है, हम नहीं करेंगे न्यूक्लियर टेस्ट। तो हमने उनकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जैसे ही हमने बोला हाँ ठीक है यार नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और चोरी छिपे हम दोबारा से दूसरे पोखरान टेस्ट की तैयारी जो है वो करने लगे। 1993 में सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आई। 1998 में हमने ऑपरेशन शक्ति कोड नेम के साथ दूसरा पोखरान टेस्ट किया, पोखरान 2, जिसके ऊपर बनी है हमारी मूवी। आप सभी ने वो बॉलीवुड की मूवी देखी होगी, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरान। किस तरीके से पोखरान के अंदर हमने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उस न्यूक्लियर टेस्ट के सफल परीक्षण के बाद दुनिया को यह बता दिया गया था कि हिंदुस्तान जो है वो परमाणु ऊर्जा का जो है वो एक होल्डर जो है वो बन चुका है, और हिंदुस्तान एक परमाणु शक्ति जो है वो बन चुका था। इंडिया हैड बिकम अ न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। कब? 1998 में। तो दोस्तों काफी लंबा ये पूरा का पूरा टाइमलाइन रहा। 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद 1968 में इन 5 देशों ने जो है वो एक कार्टल बनाया कि भैया हम और किसी को न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो नहीं करने देंगे। इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, हमने उसको नहीं माना। हमने 1974 में अपना पहला टेस्ट करने की कोशिश करी जो कि सफल नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी लगा दी, हमने उसको भी नहीं माना, और चोरी छिपे हम अपनी तैयारी जो है वो करते रहे। और 1998 में हमने ऑपरेशन शक्ति नाम से दूसरा पोखरान परमाणु परीक्षण किया, और हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे में एक न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बन चुका था। इससे भैया जी इन देशों की नींद जो है उड़ गई। इनको लगा यार ऐसे कैसे हो गया भैया, हम चाहते थे न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ हम रहे, परमाणु ऊर्जा सिर्फ हमारे पास रहे, ये इंडिया के पास भी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी आ गई है, अब क्या होगा। तो इन्होंने एक ऐसा माहौल सा क्रिएट करना शुरू कर दिया कि भैया इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, इंडिया कभी भी किसी के भी अगेंस्ट अपना न्यूक्लियर पावर जो है वो यूज करेगा, इंडिया ये करेगा, इंडिया वो करेगा। यानी कि हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति बनने के बाद इन्होंने एक ऐसा माहौल सा क्रिएट करना शुरू किया कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी परमाणु ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर सकता है। कब की बात है ये? 1998 के पोखरान टेस्ट के बाद की। दोस्तों अपने स्टांस को क्लियर करने के लिए 2003 में हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाई अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कहा था, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या थी दोस्तों? एक ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट था जहां पर इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को क्लियरली बताया कि भैया अगर हमारे पास आज परमाणु शक्ति न्यूक्लियर एनर्जी है भी, तो भैया हम ऐसा नहीं है कि कभी भी इसको इस्तेमाल कर देंगे। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं के साथ जाकर के हम अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो कभी इस्तेमाल जो है वो करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, ये क्या था? न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या थी भैया? न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हर एक देश की होती है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन स्टेट्स हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन्स बोथ ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। तो जिस भी देश के पास, जिस भी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन होता है, वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो प्रेजेंट करता है, जिसमें वो बताता है कि भैया अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम इस न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल वॉर और पीस, युद्ध और शांति दोनों के समय किस प्रकार से जो है वो करेंगे। यानी कि हम अपना मोडस ऑपरेंडी बताते हैं, हम अपना मोड ऑफ ऑपरेशन बताते हैं, कैसे हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, युद्ध की स्थिति में भी और शांति की स्थिति में भी हम कैसे जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी डॉक्ट्राइन थी 2003 में आई थी, 5 पॉइंट्स थे इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट, हम पहले पॉइंट में कहते थे नो फर्स्ट यूज। हिंदुस्तान ने कहा दुनिया को कि भैया डरने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान से। बेशक हमारे पास आज
न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बहुत बार आपने सुना होगा, जब भी सरहद पर सिचुएशन जो है वो खराब होती है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ सिचुएशन टेंस होती दिखाई देती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी या नो फर्स्ट यूज का स्टेटमेंट जो है वो न्यूज में आपको देखने को मिलता है। तो ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या कहता है भैया, हिंदुस्तान ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कहा था हम पहले कभी भी अपने परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि परमाणु युद्ध की शुरुआत कभी भी हिंदुस्तान के द्वारा नहीं होगी। क्लियर कट मैसेज था कि भैया इंडिया जो है वो कभी मिसयूज नहीं करेगा अपनी पावर का। तो पहला था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। दोस्तों इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के साथ में एक पोस्टुलेट और जोड़ा गया था, वो कहता था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। हम पहले कभी भी अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे बट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। भैया ये कहते हैं कि हम तो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल कर दिया तो हम उसका इतना नुकसान कर सकते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। वो एक मूवी आई थी ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें का एक डायलॉग है कि इतना बम मारेंगे सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो भैया कुछ ऐसा ही मैसेज हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में दिया था कि भैया पहले हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी किया तो इतना उसका रिटेलिएशन होगा कि कोई भी नेशन उसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा था क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। डेटरेंस क्या होता है? डेटरेंस होता है एक रोकथाम। तो हमने कहा कि भैया जी भरोसा रखिए, हम सिर्फ एक रोकथाम के लिए, कि पहले जैसे हमारे साथ हुआ, चाइना ने अटैक कर दिया, कभी पाकिस्तान ने कर दिया, तो उन पर एक रोक लगाने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए कि भैया अगर इंडिया पे अटैक करोगे तो इंडिया रिटेलिएट कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ में। तो हमने भैया सेकंड पॉइंट में कहा कि हमने न्यूक्लियर वेपन इसलिए बनाया है, एक डेटरेंस, एक रोक लगाने के लिए उन सभी देशों पर जो हमारे देश के ऊपर हमला करने की साजिश जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का। तीसरा पॉइंट था नॉट अगेंस्ट एनी न्यूक्लियर स्टेट। तीसरी पॉइंट में हमने बोला था कि भैया क्लियर कट हम बता रहे हैं, जिस देश के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है उसके विरुद्ध हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर कट क्या मतलब, कि किसी भी, मान लीजिए किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो भी जाता है, अगर उसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस देश के लिए। यानी कि नो यूज अगेंस्ट अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट। कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी ऐसा देश जिसके पास खुद का न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उस पर हम कभी भी अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज नहीं करेंगे। ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का तीसरा पॉइंट था। चौथा था न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। हमने कहा भैया हम जानते हैं कि परमाणु हथियार जो है वो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे भैया, हम आपके साथ हैं। अगर इस दुनिया से परमाणु हथियार जो है वो सभी देश खत्म करते हैं तो हम भी जो है हिंदुस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको जो है वो गिव अप कर देंगे, सो दैट दुनिया से परमाणु वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है उनको रिमूव किया जा सके। कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड की ओर हम भी जाना चाहते हैं। हमने कहा भैया हम भी चाहते हैं कि दुनिया में परमाणु हथियार जैसा कुछ ना हो। तो अगर बाकी देश इस बात पे एग्री करते हैं कि परमाणु एनर्जी जो है या न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको गिव अप करेंगे, तो इंडिया भी जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की ओर जो है वो बढ़ेगा। पांचवा पॉइंट कहता था ओनली पीएम। अब ये ओनली पीएम क्या था भैया, हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के पास ये पावर होगी। अगर कभी किसी देश पर हमला करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो है वो डिसाइड करेंगे, ओनली पीएम, कि भैया अगर प्रधानमंत्री कहेंगे करना है तो ही होगा, और कोई भी ऑफिशियल और कोई भी डिग्निटरी जो है वो ऑथोराइज नहीं होगा इस चीज के लिए। सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के पास ये पावर होगी। इसका क्या रेलेवेंस था दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो उसमें कहा जाता है कि कोई भी काम तब सही होता है अगर जो कमांड आ रही है वो एक सिंगल व्यक्ति से या सिंगल सोर्स से आए। आप मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आपके सीनियर जो है 10 आपके सीनियर लोग हैं, तो एक ने बोला भैया मेल करो, दूसरे ने बोला नहीं पेन ड्राइव में डाल दो, तीसरे ने बोला नहीं पीपीटी बना दो, चौथे ने बोला नहीं पीडीएफ बना दो। तो अलग अलग कमांड जब आपको आ रही है आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो काम जो है उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है अगर कमांड जो है वो मल्टी डायरेक्शनल हो जाए। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड का एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि भैया एक व्यक्ति अगर कमांड करेगा तो उसकी आउटपुट बेहतर होगी। तो यही यूनिटी ऑफ कमांड यहां यूज हुआ
सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री अगर कमांड देंगे तो ही न्यूक्लियर वेपन जो है उसको डिप्लॉय किया जाएगा, उसके बिना कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। ये थी पूरी की पूरी हिंदुस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, जो कि कब बनाई गई थी, 2003 में। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि भैया दुनिया को डर लगने लगा था कि हिंदुस्तान एक परमाणु शक्ति बन चुका है, ऐसा ना हो ये अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किसी भी देश पर कर दे और उस देश को नुकसान पहुंचा जाए हिंदुस्तान द्वारा। तो इसीलिए हमने दुनिया को क्लियर कट मैसेज दिया कि भैया नहीं, हम इंडिया हैं, हम पाकिस्तान नहीं है ऐसे कि कहीं भी कुछ भी वेपन इस्तेमाल कर देंगे। तो दुनिया के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए हमने 2003 में अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो दुनिया को दिखाई थी। ये थी भैया हिंदुस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसकी मैं बात कर रहा था, इट वॉज इनिशिएटेड इन 1940s, 1940 के दशक में, 42 में हमारा जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था, और लेट 1940s में होमी जे बाबा, होमी जहांगीर बाबा, जिनके नाम पर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है, उनके द्वारा एटॉमिक एनर्जी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करना जो है वो शुरू किया गया था। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो भैया जी नेहरू जी जो थे वो कहते थे कि नहीं भैया दुनिया में परमाणु हथियार होने ही नहीं चाहिए। सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नेहरू जी कहते थे कि भैया दुनिया में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने जितनी भी विश्व की शक्तियां थी, सुपर पावर्स थी, यही यूएसए, यूके, रशिया वगैरह, इनसे बात करी कि भैया ऐसा है न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको गिव अप कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इस वजह से हमको भी अपने देश में न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने पड़े। परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोस्तों पढ़ा होगा आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, इन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी 1968 में जो है पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश करी। वही मैंने आपको बताया कि 5 देशों ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, उन 5 ने एक ग्रुप बना लिया, अपना कार्टेल क्रिएट कर लिया और दुनिया के सभी देशों को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोकने लगे, सो दैट सुप्रीमेसी उनके पास रहे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उन्होंने बना दी थी। ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या था? 1968 में इसको साइन किया गया था और 1970 में ये जो है ये इनफोर्स करी गई थी। इसके अंदर 190 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये ट्रीटी क्या कहती है भैया, जो भी देश इस ट्रीटी को साइन करेगा, इट हैज टू गिव अप एनी प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो कहता है कि भैया जिसके पास अभी न्यूक्लियर वेपन है वो, और जिसका फ्यूचर में भी प्लान है न्यूक्लियर वेपन बनाने का, वो ऐसा नहीं कर सकता, जो भी देश इस ट्रीटी को साइन करेगा। इंडिया ऑलवेज कंसीडर्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी। तो हिंदुस्तान ने कहा नहीं भैया ये ट्रीटी साफ साफ भेदभाव कर रही है, या तो किसी के पास भी ना हो, ऐसा नहीं है। वो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहती है कि ये 5 देश हैं, इनके पास है और कोई नहीं बनाएगा, यानी 5 देश अपना न्यूक्लियर वेपन रखेंगे और कोई नहीं बनाएगा। तो इंडिया ने कहा या तो सभी को जो है वो ये चीज कही जाए कि भैया अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो गिव अप कर दो, नहीं तो इंडिया भी जो है वो नहीं करेगा। इंडिया हैज अपोज्ड द इंटरनेशनल ट्रीटी aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to non-nuclear powers and legitimized the monopoly of 5 nuclear weapon powers in the world। भैया इंडिया कहता है कि ये जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, यहां पर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और ये जो है सिर्फ उन देशों के लिए जिनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो 5 कंट्रीज जिनका न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी बन चुका है, उनको मोनोपोली आप दे दे हैं कि भैया ठीक है इन 5 को रहने दो न्यूक्लियर वेपन के साथ और कोई नहीं बनाएगा। तो इंडिया ने डायरेक्टली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको अपोज करने का काम जो है वो किया था। दोस्तों आज हिंदुस्तान में जो है वो इन जगहों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो मौजूद हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर काफी बार इस तरह का सवाल आ जाता है कि भैया मैप के ऊपर, मैप आपको दिया होगा तो आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी जगह पर कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है। तो ये आपको याद रखना है, ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो भी हिंदुस्तान में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आपको रेगुलरली चेक करते रहना है कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बन रहे हैं या जिनको बनाने का प्लान फ्यूचर में है। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं। प्रेजेंटली जो काम कर रहे हैं, रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट कहां है? राजस्थान में। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट कहां है? महाराष्ट्र में। कुदनकुलम कहां है? तमिलनाडु में। खाकरापारा कहां है? गुजरात में। कालपक्कम कहां है? तमिलनाडु में। नारोरा है उत्तर प्रदेश में, और कायगा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कर्नाटका में है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर 7 न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो भी वर्क कर रहे हैं। तो आपको इनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा टैप रखना है। और इसके अलावा कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट होती है, कहीं आपको न्यूज में ये देखने को मिलता है, यू कम अक्रॉस एनी न्यूज आर्टिकल और
any article in the magazines which tells that government has a plan to build a nuclear power plant somewhere in some state of India, or न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जो कि जिसका कार्य हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना होगा दोस्तों। ये है पूरी की पूरी स्टोरी हमारी न्यूक्लियर पावर की। तो दोस्तों एक डिबेट चलती रहती है न्यूक्लियर एनर्जी पे कि न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। डिबेट ओवर न्यूक्लियर एनर्जी क्या कहती है भैया? डिबेट जो है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, जो तो इनके फेवर में है भैया, सबसे पहले वो कहते हैं कि एनर्जी पावर्टी हिंदुस्तान के अंदर आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप जो हमारा 2000 का डिकेड था उसको आज कंपेयर करते हैं 2020 के डिकेड में, तो 2000 का दौर था या 2010 का जो दौर था उसमें कितना डिफरेंस आया। आज दोस्तों हमारी 99% चीजें जो हैं वो बिजली और एनर्जी पे डिपेंड करती है। फोन्स, व्हीकल्स, हमारे जितनी भी उपकरण हमारे आसपास मौजूद हैं, हम 99% चीजों में बिजली के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो गए। एनर्जी सोर्सेज हमें चाहिए। तो भैया जो फेवर में है वो कहते हैं कि भैया हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऊर्जा की, एनर्जी की, तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारी वो आवश्यकता जो है उसको पूरा करेगी। क्लाइमेट चेंज, भैया जितने भी दूसरे एनर्जी सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने पहले भी देखा था, इस वजह से वो उसकी फेवर जो है वो करते हैं। उसके अलावा भैया जी कुछ आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट भी है, जाहिर सी बात है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में भी कुछ होंगे। तो सबसे पहले तो रिएक्टर की कॉस्ट, भैया बहुत कॉस्टली अफेयर है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बनाना। न्यूक्लियर प्लांट्स आर टू एक्सपेंसिव, दे कॉस्ट एटलीस्ट $1 बिलियन टू बी बिल्ट। तो $1 बिलियन यानी अरबों खरबों रुपए का खर्च आता है इस तरह के न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाने में। रिएक्टर सेफ्टी, भैया सेफ्टी की जो बात है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। न्यूक्लियर चेरनोबिल के अंदर न्यूक्लियर प्लांट जो था उसके अंदर कुछ फेलियर हो गया, जिस कारण से न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो एनवायरनमेंट में फैल गए थे और बहुत ही बड़े नंबर में वहां पर डेथ टोल जो है वो राइज किया था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसके अंदर भी कुछ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो वो भी एक हार्मफुल चीज जो है वो रहती है। फियर ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, भैया सबसे बड़ा डर तो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसे तो सही है एनर्जी भी मिल रही है सब अच्छा है, लेकिन इसी एनर्जी, मान लीजिए किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर कोई भी मतलब आतंकी संगठन या कोई ऐसा एंटी सोशल ग्रुप जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो किसी जगह पर अगर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर कोई टेररिस्ट ग्रुप या एंटी सोशल ग्रुप जो है वो कब्जा कर लेता है भैया, तो बहुत ज्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है, क्योंकि उसी न्यूक्लियर प्लांट से वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। भैया एट द एंड आता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम अगेन नेचुरल रिसोर्स, क्या यूरेनियम, थोरियम, ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो भैया रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इनका हम उपयोग करते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हम फिर से किसी ना किसी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। हम यूरेनियम, अब यूरेनियम भी क्या है भैया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कोल, पेट्रोल जो है, फॉसिल फ्यूल जो है ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की ओर चल भी पड़े तो बहुत हाई चांसेस है कि आने वाले समय में ये यूरेनियम और थोरियम के रिजर्व्स भी जो है वो कम होते जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी जिसको हम आज के सिनेरियो में फेस कर रहे हैं। तो ये भैया कुछ डिबेट है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है न्यूक्लियर एनर्जी की, इसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ा सा। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी हमारी डिस्कशन अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। कैसे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, क्या उसकी बेसिक है, कैसे हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, बिजली बन गई, न्यूक्लियर पावर हम हिंदुस्तान कैसे बना, किस ईयर में क्या हुआ, क्यों जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, उसका क्या इंपैक्ट था, क्या है हिंदुस्तान की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये सब चीजें जो हैं ये हमने आज की क्लास में डिस्कस करी हैं। आई होप ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी और आप इन चीजों से संबंधित कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो उसका बहुत अच्छे से जवाब जो है दे पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक भी इसी के साथ में खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।